हाँ नमस्कार, आवाज आ रही? दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। दोस्तों आज ये लाइव बहुत बड़ा अहम है देश और प्रदेश के युवाओं के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, मेरे प्रदेश के युवा कहां जा रहे हैं? लगातार वो सोचते हैं अपने लिए कि मेरी भर्ती कब आएगी, चाहे रीट हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, और चाहे तमाम प्रदेश की वो भर्तियां हो, चाहे टीआरए की भर्ती हो, चाहे ग्राम सेवक की भर्ती हो, तमाम भर्तियों के बारे में सोचते हैं कि मेरी भर्ती कब आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि सबसे बड़े दो मुद्दे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता। मुझे दुख होता है उन युवाओं के लिए, तुम्हारा जोश कहां मारा गया समझ में नहीं आती कि जब राजस्थान में बाहरी राज्य वाले आ रहे, 20 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता, उसकी आवाज आप नहीं उठाते, आप साथ नहीं आते। बड़े शर्म की बात है। इसके अलावा जो फर्जी डिग्रियों का खेल चल रहा है, मैंने खुला चैलेंज दिया, मैंने ट्वीट किया, यदि मेरा दावा झूठा हो तो मैं सरेआम मुझे फांसी लगाई जा सकती है। लगाओ, मैं कह रहा हूं, मैं दावा करूंगा 12 या 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं उन लोगों का, जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो फर्जीवाड़े से नौकरियां पा रहे हैं, उनकी जांच के लिए बड़ा आंदोलन भी होगा और खुलासा भी होगा। लेकिन आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग कहां भटक रहे हो? आप लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हो? क्योंकि जब भर्तियां तो आएगी, आप वर्तमान में देखिए अन्य राज्यों में भर्तियां रुकी पड़ी है, राजस्थान में भर्तियां आएंगी तो बाहरी वाले राज्य वाले आ जाएंगे। यदि बाहरी राज्यों का कोटा कम किया जाता है, समाप्त किया जाता है, या जिस प्रकार हरियाणा में जो अपने लोगों को 10 नंबर अलग से दिया जाता है, कहीं वहां की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, स्थानीय नागरिकता के आधार पर अलग अलग तरीकों से राजस्थान वालों को रोका जाता है। क्या राजस्थान में लागू नहीं हो सकता? क्या बाहरी राज्य वाले नहीं आएंगे तो किसको फायदा होगा? उपेंद्र यादव को होगा या आपको होगा? समझिए, आपकी सीटें वो लेके जा रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरी तो रीट आ जानी चाहिए, मेरी तो कंप्यूटर भर्ती आ जानी चाहिए, मेरी जैन भर्ती आ जानी चाहिए, मेरे ग्राम सेवक आ जानी चाहिए, मेरे आरएस भर्ती आ जानी। अरे कम से कम वो रुकेंगे तो किसको फायदा होगा? दूसरा सवाल, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो नकली डिग्रियों का खेल चल रहा है, नकली खेल प्रमाण पत्र का खेल चल रहा है, दिव्यांग प्रमाण पत्र का खेल चल रहा है, प्रोविजन का खेल चल रहा है, प्रोविजन में डालो बाद में उनको पैसे लेकर सेट करने का खेल चल रहा है, वो किसको नुकसान हो रहा है सोचिए आप। लेकिन नहीं, मेरी भर्ती आ जाए, उपेंद्र यादव किसी आवाज उठाता नीचे करेगा। आप तो राजनीति के हो गए, आप तो हमारी आवाज नहीं उठाते, आप तो भूल गए। आज जो प्रदर्शन था जयपुर में शांतिपूर्वक, जो आज हमने प्रदर्शन रखा था, मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले एक कमेंट आ रहा था कि झूठा लॉलीपॉप लेके मत आ जाना, विज्ञप्ति लेके आना, कल शिक्षा मंत्री से आपसे मीटिंग है। 5 लोग रीट वाले आए थे, और लोगों के बदौलत हमने आज आंदोलन को सफल में लाया। घर बैठे ये कमेंट करने से सोशल मीडिया पे संघर्ष नहीं होता है, घर से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन मेरा फर्ज है आप लोगों की आवाज उठाना, विज्ञप्ति के लिए प्रयास करना। मेरे हाथ में होता ना तो मैं अभी निकाल देता आपके लिए विज्ञप्ति, आपके लिए परीक्षा तिथि जारी कर देता, सब कुछ कर देता। लेकिन सवाल यह है, जब बाहरी राज्यों को कोटा का मामला आता है तो उपेंद्र यादव आता है, जब इंटरव्यू जोड़ने का मामला आता है उसका विरोध के लिए उपेंद्र यादव आता है, चाहे फर्जीवाड़े की बात आती है तो उपेंद्र यादव आता है, कोर्ट में भर्ती अटकती है तो उपेंद्र यादव भागता है, भर्ती नहीं आती है उपेंद्र यादव भागता है, बीकानेर जाना पड़ता है उपेंद्र यादव भागता है। अरे कम से कम एक इंसान आप लोगों के लिए लगातार मेहनत और प्रयास करे, आप साथ तो दे सकते हो ना। फर्जीवाड़े से नुकसान किसको हो रहा है मैं पूछना चाहता हूं। आपको पता नहीं, लोग फर्जी डिग्री लाके कई हजारों की संख्या में नौकरी लग चुके हैं और आने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहे थे। ये तो जो पैरामेडिकल की जो लैब टेक्नीशियन जो आप भर्ती थी उसमें पकड़े गए, अन्यथा नहीं पकड़े जाते। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो राजस्थान में भी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, वो बड़ा खेल खेल रही है। मैं आपको जगाना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, ये नुकसान आप लोगों को हो रहा है। लेकिन नहीं, मुझे क्या मतलब है, बाहर राज्य वाला आए तो आने दो, बाबा जी का भंडारा जीवने दो, और फर्जीवाड़ा होने तो होने दो। अरे तुम्हें नुकसान हो रहा है, आप लोगों को नुकसान हो रहा है, आपकी सीटें खा रहे हैं, और फिर कहते हो मैं 1 नंबर से रह गया, मैं आधे नंबर से रह गया। यदि वो नहीं आएंगे तो बताइए, अपने दिल पे हाथ रखिए, ये लड़ाई उपेंद्र यादव की है, हम सब की है, और आप लोगों की नहीं है क्या? सोचिए, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त होगा ना तो आपको फायदा होगा। ये सबसे बड़ी लड़ाई है। थोड़े समय के लिए हमें भूल जाना चाहिए, रीट पटवारी सबको भूल जाना चाहिए। थोड़े समय के लिए दिल में बात होनी चाहिए कि हम सब मिलकर दबाव बनाए तो सरकार
ये मैं नहीं कहता, कई लोग कहते संवैधानिक नहीं है 100%, हम नहीं रोक सकते, तो कम से कम जिस प्रकार हरियाणा में 5 से 10% उन लोगों को अलग से जो नंबर दिए जाते हैं यहां भी दिए जाना चाहिए, जो सिलेबस में चेंज किया जाना चाहिए, अलग तरीके से कोई भी योग्यता रख के राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये कब होगा, आप सबको साथ आना पड़ेगा। 3 साल से, यानी कि फरवरी 2018 से ये आवाज उठा रहे, सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, चिल्ला चिल्ला के मैंने कहा राजस्थान के अभ्यर्थियों के साथ गलत हो रहा, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं वहीं के लोगों विद्यार्थियों को लूंगा, तब आप लोगों के समझ में आई। बिहार का विज्ञापन देख लीजिए, बिहार का निवासी होना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे तो भर्ती आ जानी चाहिए। अरे भर्ती आ गई तो बार बार लग जाएगी, तुम्हें क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुठुलू। हमें हमारा अधिकार चाहिए, ये लड़ाई हम सबकी है। लेकिन जो फर्जीवाड़ा खेल है, आपसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, मुझे खतरा नहीं है क्या, मेरे परिवार नहीं है क्या, मैं इन गैंग को, इन गिरोह को खुला चैलेंज दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुझे फांसी पे लटका दीजिए यदि मेरे दावे झूठे हो तो। क्यों कह रहा हूं, सोचिए, मुझे खतरा नहीं है। ये लोग ये नहीं सोचेंगे उपेंद्र यादव हमारे लिए मुसीबत बनते जा रहा है, इसको टपका दे, मेरे मां बाप नहीं है। लेकिन फिर भी इस गिरोह से आप लोगों के लिए, राजस्थान के लाखों बेरोजगारों के भविष्य के लिए टक्कर ले रहा हूं और जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों, बाहरी राज्य का कोटा नई भर्तियों से आने से पहले समाप्त होगा, तो आप ही लोगों का नंबर आएगा, इसके अलावा जो फर्जीवाड़े जितनी जो डिग्रियां हैं, रीड 2018 में 1 साल में इतनी एडिशनल डिग्रियां कहां से आई, बीए की एडिशनल डिग्रियां कहां से, उनकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा जो खेल प्रमाण पत्र के आधार पर जो लगे, उनकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा दिव्यांग प्रमाण पत्र जो कैटेगरी सुधार के माध्यम से कई लोग आए, उनकी जांच होनी चाहिए। बड़े श्रम की बात है, डिवोर्स के नाम पर भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, खेल प्रमाण पत्र के नाम पे फर्जीवाड़ा, इनकी जांच होनी चाहिए। और इनको पास करने वाले प्रोविजन में जो अधिकारी है, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी एसओसी जांच होनी चाहिए। और दोषी पाए जाते हैं, 100% दोषी पाए जाएंगे। मैं खुला चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जांच करिए, मेरे दावा झूठाओ तो मैं हिंदुस्तान छोड़ के चलूं, मेरे को फांसी लटका दीजिए, मेरी गर्दन काट दीजिए। खुला कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसे कई तथ्य हैं जिसको जवाब आने वाले समय में देना पड़ेगा कि आपने उसको अलाउ कैसे किया, उसकी अनुशंसा कैसे भेजी, जब आपको पता है कि वो फर्जी है, उसकी जांच क्यों नहीं करवा पाई, वो भी आपके सामने वो दावा मैं तथ्यात्मक जल्द ही सबूत पेश करूंगा। लेकिन आप सबको, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है, 9 साल से लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूं, कभी कोई बेरोजगार जो लगातार उसकी पीड़ा मैं देखता हूं तो उसके लिए मैं साथ खड़ा रहता हूं। कोई भी मुसीबत आती है, बाहरी राज्यों का चाहे कोई भी मुसीबत आती है, सबसे पहले मैं खड़ा रहता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो जिस प्रकार आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, धरातल पे नहीं हो। आपको जागना होगा, मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। आज हकीकत जानना चाहते हो आप लोग, मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ चला रहा हूं। 2 से 2.5 लाख लोग इससे संघर्ष के दौरान, हमारे संघर्ष से, हमारे प्रयासों से आज सरकारी जॉब में नौकरी लग के चले जाते हैं। कुछ अपवाद है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारा सहयोग कर पाते, लगभग 99% लोग चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आज बेरोजगार संघ ऑफिस हम रहते हैं 4-5 लोग, और सारा खर्चा कहां से चल रहा है, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। लेकिन सच यह है, मेरे साथ 2 लोग रहते हैं और वो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, आधा सहयोग वो करते, आधा मैं उधार लेता हूं, खुद को पूरे कर्जे में डुबा रखा। लेकिन फिर भी राजस्थान के युवा बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ता हूं कि हां, कि सिस्टम में सुधार हो, सही समय पे बेरोजगार को रोजगार मिले, उनके सपने साकार हो। क्योंकि आपके साथ साथ उन माँ बापों के सपने होते हैं कि मेरा बेटा और बेटी नौकरी कब लगेगा। लेकिन दुख ये होता है कि 9 साल संघर्ष करने के बावजूद भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो लोग नौकरी लग रहे हैं और बाहरी राज्य वाले आ रहे हैं। इन दोनों चुनौतियों का सामना हमें करना होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग इस संघर्ष में साथ दें, आपका पसीना बहेगा, वह मेरा खून बहेगा, मैं कभी पीछे न हटूंगा। लेकिन इस संग्राम में, इस रण में आपको साथ आना होगा, उन लोगों को रोकना होगा। भर्तियां मुझे पता है, भर्तियां सही समय पे हो, उनका कैलेंडर जारी हो, यूपीएससी की तर्ज पर हमारी भर्ती परीक्षाओं की प्रणाली मजबूत हो, समय पर परीक्षा हो, समय पर परिणाम आए और समय पर उनकी ज्वाइनिंग हो। कम से कम 6 महीने में उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। बजट में घोषणा की गई भर्तियों की विज्ञप्तियां 2013 से लंबित भर्तियां वो पूरी हो। लेकिन यह कब तय होगा, जब प्रदेश के लाखों बेरोजगार एकजुट होंगे। क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, लगातार लोग कहते हैं कि हम सड़क पे आ जाए, सड़क पे आना भी जानते हैं, लेकिन कोरोना चल रहा है, किसी को कोरोना साबित कर दिया, बॉडी भी नहीं देंगे। क्योंकि परिस्थितियां हैं, हम आ भी जाएंगे, एक दिन से ज्यादा रुकने नहीं देंगे। क्योंकि हम बार बार, हम जब भी अब इस बार जो प्रयास करेंगे, इतना बड़ा करेंगे,
यही है कि हम सब मिलकर इतना बड़ा प्रयास करेंगे कि यहां जयपुर राजधानी में पैर रखने की जगह नहीं होगी, क्योंकि हम चाहते हैं सिस्टम में सुधार हो। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं बेरोजगार को समय पे रोजगार मिले। जैसे नेताओं के समय पर उनको चुनाव हो जाते हैं, उनका परिणाम आ जाते हैं, वो शपथ ले लेते हैं, तो बेरोजगारों के लिए क्यों नहीं होता? यह बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार आपने देखा होगा कि भर्तियां 2013 से आज भी लंबित है, हर बेरोजगार दुखी है, परेशान है। आज ये मेरा आक्रोश इसलिए है कि मैं लगातार देखता रहता हूं कि आप नीचे कमेंट करते, ये नहीं किया आपने, ऊर्जा विभाग के लिए बोला आपने, रीट के लिए नहीं बोला। अरे अकेला इंसान कहां कहां भागेगा? कभी बीकानेर, कभी हाई कोर्ट, कभी शिक्षा विभाग, कभी कहां, कभी कौन सी भर्ती, कौन सा, कभी सिलेबस। यार अकेला इंसान भाग तो रहो ना। मैं वो नेता तो नहीं हूं जो आपकी वोट लेके एमएलए बन के विधानसभा में बैठा, लेटर पैड में लिख के कह रहा हाँ मैंने आपकी मांग उठा दी। लेटर पैड से कुछ नहीं होगा। बोले आप सच्चा हितैषी हो तो हमारे साथ सड़कों पर आइए, हमारी आवाज उठाइए, माननीय मुख्यमंत्री से मिलिए और हमारी मांग पूरी करवाइए। कभी रीड 2016, 2017, 18 वेटिंग का मामला हो, नर्सिंग भर्ती 2013 का मामला हो, पंचायत राज एलडीसी का मामला हो, आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती का मामला हो, तमाम जो 2013 से लंबित भर्तियां हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि हमें मिलजुल कर सही दिशा में काम करना होगा। हम युवाओं को जागना होगा, सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल भी काम करना होगा। बात प्रदेश के नहीं, यही स्थिति रेलवे की, आरआरबी की, ग्रुप डी की, जो एसएससी की वो भर्तियां, उनकी भी हालात यही है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि युवाओं की जो जिस प्रकार वर्तमान में दुर्गति हो रही है, आने वाले समय में इससे ज्यादा इन नेताओं की वजह से बेरोजगारों के साथ गलत होने वाला है। क्योंकि हमें जागना होगा। नेता हम बनाते, सरकार हम लेके आते, तो हम ही सिस्टम चेंज कर सकते हैं। हम सब मिलकर, जो हमें बेरोजगार करने वालों को, हम सब मिलकर उनको बेरोजगार कर सकते हैं। इतने मादा भी रखते हैं, इतनी ताकत भी है, लेकिन हमें अपनी ताकत पहचाननी होगी। हमें अलग अलग भटकना नहीं होगा, हमें एक जगह होना होगा, लड़ाई लड़नी होगी। ऐसे ऐसे मामले हैं, कभी 587 पद काट दिए जाते, कभी विज्ञप्ति जारी नहीं होती, कभी पैटर्न जारी नहीं होती, कभी घोषणाएं हो जाती, घोषणाएं पूरी नहीं होती, बेरोजगार रोते रहता है। कभी ऐसी स्थिति होती है कि जब मैं कई लोगों के आंसू देखता हूं, कई बार मेरा दिल कांप उठता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब कोरोना चल रहा है, कोरोना में इकट्ठा नहीं हो सकता। गुस्सा है, लेकिन सही समय पे वो गुस्सा भी फूटेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं प्रदेश के तमाम बेरोजगारों को एक करना। जिस दिन वो गुस्सा फूटे तो पूरे देश को पता चले कि राजस्थान में युवा बेरोजगारों में कितना जोश है। इसलिए आप सबको एक करना चाहता हूं, आप सबको एक छत पे लाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे लीडरशिप में आइए, मैं किसी का कार्यकर्ता बन के, मेरे कोई भी हो, मैं आज खुले में कह रहा हूं, आप सब एक हो जाए। कोई नेतृत्व करना चाहिए तो राजस्थान का कोई भी व्यक्ति मेरे जगह आके नेतृत्व कर सकता है। मैं उसके पीछे खड़ा होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ दूंगा। मुझे मेरे प्रदेश के बेरोजगार को न्याय चाहिए, समय पे भर्ती हो, समय पे उनको रोजगार मिले, जहां से नहीं वादे पूरे हो। और अब जो हम टैगलाइन चला रहे, बेरोजगार को रोजगार दो। सबसे बड़ी एक चीज और बता दूं आपको दोस्तों, जो तमाम और भर्तियों की मैं चर्चा करूंगा, मुझे पता कमेंट आ रहे होंगे, जरूर है, कमेंट स्टार्ट होंगे कि आप तो उस भर्ती की आज मांग उठा दी, आपने उस भर्ती की मांग उठा दी, आप हमें भूल गए। अरे दोस्तों, किसके लिए यार, किसके लिए कर रहा हूं मैं? 9 साल से किसके लिए? मेरे मुकदमे दर्ज है, मुझे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मैंने कितनी यातनाएं झेली, कितनी बार जेल गया हूं, कितनी बार अनशन किया, किसके लिए? सोचिए आप, किसके लिए करता हूं, किसके लिए करता हूं? क्या है मेरे पास? कुछ नहीं, किराए का मकान है, किस्तों की गाड़ी है। यहां 9 साल से 2009 से घर से निकला था एसटीसी करने। मैं 9-10 साल से मेरे माँ बाप और परिवार से दूर हूं। पता नहीं कितने लोगों से गिरोह से दुश्मनी ले रखी है, कब पता नहीं कोई टपका जाए। किसके लिए कर रहा हूं? मेरा सपना सिस्टम में सुधार हो और समय पे रोजगार मिले तो उन माँ बाप के सपने पूरे हो सकते हैं जो अपने बेटा और बेटी के लिए सपने देखते हैं। बड़ा दुख होता है जब फर्जीवाड़े की बात सुनता हूं। शर्म नहीं है इस व्यक्ति को, मुझे ही फोन करके कह रहा है कि मुझे बचा लो। बड़ा गुस्सा आया, उसके खिलाफ एक्शन लिया। एक दूसरा फोन भी आया था, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कि आप जैसा कहोगे हम कर लेंगे, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मिलना चाहने के समझते हो क्या होता है? आप कहो जैसे कर लेंगे, वो रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये ईमानदार किसान का बेटा है, हिंदुस्तान की कोई करेंसी नहीं है मुझे खरीद पाए। सच्चाई और ईमानदारी के लिए जीता हूं और मरते दम तक उसके लिए जीऊंगा। गरीब हूं, पैसे नहीं, लेकिन मेरे जो ईमानदारी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लाखों बेरोजगारों को प्यार और मान सम्मान मिलता है, उनके माता पिताओं को आशीर्वाद मिलता है। और जब तक मैं जिंदा हूं सच्चाई के लिए लड़ूंगा, मेरा आत्मस्वाभिमान को कभी बिकने नहीं दूंगा, क्योंकि हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। अलग अलग भर्तियों के मैं दुख जानता हूं, उन भर्तियों की भी चर्चा करूंगा। आज भी प्रदर्शन था, आज भी बात रखी है। दोस्तों, मैं कोई मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं हूं, हम केवल प्रदर्शन करके आपकी आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं।
वो आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं जब तक सरकार तक उनकी बात पूछे कि हाँ ये लोग मांग कर रहे, पीड़ित है, मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज उठती है। आज भी प्रदेश की मीडिया ने जिन जिन मांगों के लिए हमने धरना किया था, बहुत अच्छे तरीके से मांग उठाई है, मुख्यमंत्री तक और उनके मंत्री तक आवाज उठी है। कल सुबह 9 बजे शिक्षा मंत्री जी से हमारी जो आज की प्रमुख 4 मांगों को लेकर मुलाकात होगी। कल सुबह 9 बजे हमें वहां जाना है, चाहे रीढ़ शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति, पैटर्न, परीक्षा तिथि का मामला हो, पद बढ़ाने का मामला हो, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का पद जो कैडर बना दिया है उसकी विज्ञप्ति का मामला हो, बाहर राज्य का कोटा कम करने का मामला हो, नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की विज्ञप्ति का मामला हो, वो कल शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री के विभाग के मामले। इसके अलावा जो रीढ़ 2018, 16, 17 के एक और सूची के मामले में बात रखूंगा, लेकिन उस मामले में केवल माननीय मुख्यमंत्री जी को ही फैसला लेना है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा, कहूंगा कि साहब विभाग आपका सही, आपका लेवल बढ़ा हो गया, आप प्रदेश अध्यक्ष हो गए, तो कम से कम जाते जाते लोगों का भी भला कर दीजिए। मैं उनसे कल निवेदन करूंगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी से मैं मिलने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं, कई कहते हैं कि उपेंद्र यादव नरम क्यों पड़ जाता है। कई परिस्थितियां होती है, समय के अनुसार चलना पड़ता है, समय के अनुसार रणनीति हो। उग्र होकर भी क्या करेंगे, कोरोना चल रहा है, इकट्ठे हो नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, वो परिस्थिति को अनुसार हमें चलना पड़ता है। कई बार धन्यवाद देके और भी अच्छे काम करवाने पड़ते हैं। कई काम, जब मान लीजिए मैंने एक का विरोध कर दिया था, एक मुझे बुलाएगा क्या, कई बार धन्यवाद देके और भी काम करवाने पड़ते हैं। और यहां तक जिसने अच्छा कार्य किया, मैं कई बार जाता हूं, साहब सेकंड ग्रेड की भर्ती अटक गई, साहब आरएस भर्ती, साहब प्रयोगशाला सहायक भर्ती, साहब कृषि प्रेक्षक, फायर ड्राइवर, साहब इसमें एडवोकेट जनरल को उतारो, साहब इसमें रिजल्ट जारी करो, साहब वो लगातार वो काम कर रहे हैं। तो मेरा फर्ज बनता है उनको धन्यवाद देना भी, जो काम किए हैं, क्योंकि कोर्ट से अधिकतर भर्तियां बाहर आ चुकी हैं, सब पे स्टे हट चुका है, एडवोकेट जनरल को उतारा, तो वहां धन्यवाद देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं एहसान परवान हूं, वहां जाता हूं, हाथ जोड़ता हूं, साहब इसमें एडवोकेट जनरल उतार दो और केस जीत के बाहर आ गए, हाँ साहब, ऐसा नहीं होता है। जब उन्होंने काम किया तो धन्यवाद ही बनता है, और दूसरी मांग भी लेके जाना पड़ता है। तो दोस्तों, हम सब मिलकर एक नए राजस्थान का निर्माण करेंगे, हम सब मिलकर एक नई पहचान बनाएंगे, क्योंकि यदि हमारा भविष्य नहीं संवरा, यदि बेरोजगारों का भविष्य नहीं संवरा, तो उन लोगों को ये चेताना, उन लोगों को ये बताना कि हम तो बेरोजगार हैं, आने वाले 2023 में आपको जरूर बेरोजगार कर देंगे, क्योंकि हम में बहुत बड़ी ताकत है। हाँ, ये जरूर है कि अब यही है, कोरोना, उससे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे कम संख्या के माध्यम से मंत्रियों और मिलकर, यानी मुख्यमंत्री जी से मिलकर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, मंत्री नहीं सुनते, तो जयपुर में बेरोजगार महापंचायत रखी जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में, पहली बार हजारों की संख्या में जुटेंगे। उसके लिए चाहे बसें लगानी पड़े, चाहे कुछ करना पड़ेगा, पूरा प्रयास करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। उससे पहले हम सबको एक होना पड़ेगा, अलग अलग भर्तियों के सब लोगों को, क्योंकि जब सारे, आपने देखा होगा केंद्र से कई बार चुनाव होते हैं, तो सारे लोग, सारे बदमाश चोर एक हो जाते हैं, गठबंधन कर लेते, बोले चुनाव तो जीतना ही है। क्या हम बेरोजगार एक नहीं हो सकते? हमें एक होना पड़ेगा, और इसके लिए हम अभियान भी चला रहे हैं आप लोगों के लिए। मुझे कभी भी याद करो, मैं 24 घंटे आप लोगों के बीच में रहता। आपने देखा होगा, सब लोग कोरोना से डरे हुए हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपके साथ, कभी किराया माफी के लिए, कभी बीकानेर, कभी कहां, मैं आप लोगों के बीच में हूं, लगातार आप लोगों की आवाज तो उठा रहा हूं। कोई एक इंसान है जो आवाज तो उठा रहा है, लेकिन उसी इंसान की कई बार आप कमेंट करते हो, कुछ नहीं होगा, चलो कोई कुछ नहीं होगा, प्रयास तो कर रहे हैं ना, घर बैठे निठल्ले तो नहीं है ना, कम से कम आवाज तो उठा रहे हैं, आवाज तो बुलंद कर रहे हैं, लेकिन विज्ञप्ति लेके आओ। अरे हम प्रयास कर सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, दबाव बनाकर जल्द से जल्द कार्य करवाने की कोशिश कर सकते हैं, वो कर रहे हैं हम। लेकिन आप सबसे मेरा एक और निवेदन है कि कम से कम हम सोशल मीडिया पे जो प्रयास करें, जैसे आज का आंदोलन था, उसको ज्यादा से ज्यादा तक मंत्रियों को, एमएलए को टेक करना चाहिए, भेजना चाहिए कि युवा जाग चुका है, और ये युवा आक्रोश आने वाले समय में बहुत बड़ा आक्रोश हो सकता है। राजस्थान की बात नहीं, केंद्र में जो जितनी भर्तियां हैं, किसी की परिणाम नहीं आया, किसी के एग्जाम नहीं, और जिसका एग्जाम हो गया, परिणाम अगर उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, ये सबसे बड़ी दुविधा है। राज्य सरकार से ज्यादा केंद्र सरकार की भर्तियों की हालत खराब है। अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको भी जागना होगा, युवाओं का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा, देश भी बढ़ेगा, युवाओं की तरफ आपको ध्यान देना होगा। अब युवा भूल चुके हैं वो थाली बजाना, वो मोमबत्ती जलाना। अब वो चाहते हैं कि उनके सपने साकार हो, उनके लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, उन लोगों को समय पर रोजगार मिले। वो थाली बजाएंगे, मोमबत्ती भी चलाएंगे जब आप रोजगार के अवसर उनको प्रदान करेंगे, जब उनको समय पर रोजगार मिलेगा। आप कहोगे तो डांस भी करेंगे, लेकिन रोजगार उनको चाहिए। दोस्तों, मुझे पता है
लोगों के कमेंट आ रहे होंगे अपनी अपनी भर्तियों को लेकर, उनके लिए भी मैं चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि अब जो मैं बेसिक चर्चा कर रहा था केवल वर्तमान परिस्थितियों के लिए, क्योंकि हमें एक होना होगा, हमें लड़ना होगा। मुझे उन बहनों के भी आंसू याद है 2013 की एनम जीनम जो है नर्सिंग भर्ती 2013, मुझे पंचायत राज LDC 10,029 परिवारों के सपने उनके आंसू याद है। इसके अलावा जो राजस्थान पुलिस भर्ती के जो लोग हैं जो कह रहे हैं हमें परीक्षा तिथि थी, उनकी भी मुझे हर चीज याद है। मैं सोशल मीडिया पे हर चीज देखता रहता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ धीरे धीरे एक एक भर्ती को निकालकर उनके सपने साकार करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा RS भर्ती 2018 कोर्ट में थी, कृषि प्रेक्षक, महिला सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक, इनको RS भर्ती को छोड़कर इन लोगों को ज्वाइनिंग हो चुकी है, इनको मिल चुकी है, सेकंड ग्रेड वालों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। चाहे इतना प्रयास किया है, आपके लिए भी मैं प्रयास करूंगा, मैं वचनबद्ध हूं, मुझे जैसा मौका मिलेगा एक एक भर्ती के लिए, एक एक बेरोजगार के लिए मैं आपकी सेवा करता रहूंगा, आपकी आवाज बुलंद करता रहूंगा। आपके उत्साहवर्धन, आपका साथ मेरी ताकत है, और आपका साथ मिलता रहे, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, बड़ी ईमानदारी के साथ आप लोगों के लिए काम करता रहूंगा। मैंने आज तक 9 साल तक आप लोगों के लिए काम किया, जिस प्रकार आप लोगों ने विश्वास जताया है, मैं आपके विश्वास पे खरा उतरता रहूंगा, लेकिन आप हम सबको मिलकर एक होना होगा और एक बड़ी रणनीति के साथ इस रण में उतरना होगा, रण को जीतना होगा, प्लानिंग और रणनीति के साथ। अब मैं सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज जो रीट की विज्ञप्ति कंप्यूटर शिक्षक भर्ती स्कूल व्याख्याता और बाहरी राज्य के कोटों को लेकर आज प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन रहा और अच्छा मैसेज सरकार के पास किया। लेकिन 7 तारीख को राजस्थान पुलिस भर्ती जो है जिनका जो ग्रेड पे 2400 से 3600 बढ़ाने, उनकी तमाम 6-7 मांगे हैं, उनके लिए हम लोग, क्योंकि मैंने देखा है लगातार कई मैं, चाहे मैं जेल में गया हूँ, थाने में गया हूँ, कई बार धरना प्रदर्शन होता है, रात तक हम नहीं उठते, तो वो लोग वहाँ मौजूद रहते हैं। जब त्यौहार का दिन आता है तो हम लोग घर पे त्यौहार बनाते हैं, वो ड्यूटी करते हैं। जब कोरोना में काल में वो घर भूल गए, वो कोरोना में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो कभी भी 24 घंटे उनकी ड्यूटी लगती है। संडे को उनको छुट्टी नहीं मिलती, उनको बहुत कम सैलरी मिलती है, उनके परिवार का लालन पोषण नहीं कर पा रहे। तो मेरा व्यक्तिगत मुझे लगा कि इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो उनका न तो कोई संगठन है, न वो प्रदर्शन कर सकते हैं, और ऐसे नियमों में बांध रखा है कि वो अपने अधिकारियों के खिलाफ बोल भी नहीं सकते, आवाज बुलंद भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा दिल ने कहा कि इसका साथ देना चाहिए। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि इनकी आवाज उठाने का मुझे सौभाग्य मिला है। 7 तारीख को बड़ी मजबूती के साथ इनकी आवाज उठाएंगे। जो व्यक्ति जुड़ना चाहिए जुड़े, क्योंकि इन पुलिस कांस्टेबलों को न्याय मिलना चाहिए, इनका ग्रेड भी 3600 होना चाहिए और इनकी अन्य मांगे भी पूरी होनी चाहिए। वो 7 को, इसके अलावा 7 तारीख को जब हम ज्ञापन देने जाएंगे DGP को, तो जो राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 की परीक्षा कब होगी वो बात भी रखेंगे कि साहब जल्द से जल्द। इसके अलावा मदर्स कोचिंग, अब तो कोचिंग वैसे सारी बंद है, लेकिन उसको सील की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक वो फरार है। फिर 19 सितंबर को पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती आ गई, ये लोग फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। अभी अफवाह चल रही है कि ये दोबारा से सक्रिय हो गए, तो इनको गिरफ्तार करना चाहिए। वो मांग भी उनके सामने मैं रखूंगा। फर्जी डिग्री वाला जो मामला आया था, जब मैं सिपरापत थाना गया, मैंने ऑडियो दिया, तो उन्होंने कहा ऑडियो तो कैसे भी आ सकते हैं। उन्होंने परिवाद में रखा, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, आपने राजनीतिक जो प्रकरण देखा होगा, ऑडियो आया सरकार को अस्थिर करने का या पैसों को लेकर लेन देन, उसमें SOG ने ACB ने जांच की और उसमें एक्शन लिया गया, नोटिस जारी हुआ। क्या ये ऑडियो झूठा हो सकता है? जब वो ऑडियो सच हो सकता है, उसकी जांच हो सकती है, जो सरकार के भविष्य के लिए था, लेकिन ये ऑडियो प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के भविष्य के लिए, उसकी जांच होनी चाहिए। उनको पकड़ना चाहिए जो गिरोह है, स्टडी सेंटर के माध्यम से लूट रहे हैं, फर्जी डिग्री के माध्यम से लूट रहे हैं, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, ऑडियो की जांच होनी चाहिए और उनको गिरफ्तार करें। लेकिन इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से है, इन फर्जी ऑडियो को लेकर एक बड़ा एक अभियान चलाएंगे, खुलासा भी होगा। इसके लिए मैं अलग से 10 तारीख के बाद यानी 11-12 तारीख के बाद इसमें मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। बाहरी राज्य वाला आपको पता ही है, मुझे पता है कई लोग तो कहने लगे यार उपेंद्र यादव तो शायद फालतू मुद्दा उठाता है, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा। अन्य राज्यों में आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो आएंगे, नौकरी लेके जाएंगे। अब तो मंदिर में आरती करते रहना, थाली बजाते रहना, बाबा जी का ठुल्लो मिलेगा, तुम अभी सुधर जाओ, जाग जाओ, तो मुझे नुकसान नहीं होगा उपेंद्र यादव को। ये तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। ये गुस्सा इसलिए जाहिर है कि अपने हकों को नहीं पहचान पा रहे कि हमारे हक छीने जा रहे हैं, उन हकों को लेना है, आवाज बुलंद करनी है। एक दिन आना है, हजारों लाखों की संख्या में कहना है हमारा हक है, हमें दो। हम वोट हम देते हैं, मताधिकार हम करते हैं, हमारा अधिकार है। तो इसके लिए आपको जागना होगा, जागना होगा। प्लीज जागिए और अपना हक पाइए दोस्तों। हाँ, मैं रीट वाला बता ही रहा था, बयानवीर है मेरे भाई कोई कि कल झूठा आश्वासन मत ले लेना, गोली मत ले लेना, डोटासरा जी फिर गोली देंगे। भैया स्पष्ट कह दूं, हम प्रयास कर सकते हैं,
प्रयास में कोई कमी नहीं है, प्रयास करेंगे, गोली मिलेगी, आश्वासन मिलेगा, काम नहीं होगा। इस बार हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था, यदि काम नहीं होगा तो उससे बड़ा आंदोलन होगा, वो उग्र होगा। लेकिन वार्ता से ही फैसला होता है। गुजर आंदोलन हुए, 72 लोग शहीद हुए, वार्ता उनकी हुई, आज भी वार्ता चली है, वार्ता से उनके काम हो रहा है। वार्ता करनी पड़ती है, आंदोलन होते, आंदोलन के बाद वार्ता भी करनी पड़ती है और वार्ता से ही काम होते हैं। इसलिए आज हमने मजबूती से आपकी बात रखी है। कल वार्ता शिक्षा मंत्री जी से कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी से वार्ता आपकी होगी तो मजबूती से आपकी बात रखेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी सभी की विज्ञप्ति जारी हो, पैटर्न जारी हो और आपको राहत मिले। मैंने कभी भी समझौता नहीं किया, कभी भी अपनी व्यक्तिगत हितों के लिए, क्योंकि किसी भी मंत्री, किसी भी सरकार में जाके पूछ लेना, उपेंद्र यादव ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। जब भी गया है बेरोजगारों की बात रखी है, चाहे उनसे झगड़ा हुआ हो, चाहे लाठीचार्ज हुआ हो, चाहे जेल जाना पड़ा हो, चाहे अनशन करना पड़े, मैंने कभी भी किसी बेरोजगार से दग्गा नहीं किया। मजबूती से बात रखिए, कल भी आपकी बात मजबूती से रखूंगा। ऊर्जा विभाग में नई भर्तियों का मामला हो कि बोले कि यह जो 1500 कितने पदों पर ANJN की घोषणा होगी, लेकिन टेक्निकल हेल्पर की घोषणा नहीं है, वो मुझे याद है, मैंने ज्ञापन दिया है। ये भी बात मैंने रख चुका हूँ, CMO में भी रख चुका हूँ, BD कल्ला जी से दोबारा मिलूंगा, CM साहब से मिलूंगा, तब भी बात रखूंगा। 9000 पदों पर घोषणा की गई थी, तमाम पदों की विज्ञप्तियां जारी हो, जिसमें टेक्निकल हेल्पर भी है और भी बढ़ते, उनकी विज्ञप्तियां जारी होनी चाहिए। और जो सिलेबस बिजली विभाग की, उसका सिलेबस चेंज हो, बाहरी राज्यों में केंद्र नहीं, इनका परीक्षा केंद्र नहीं दिया जाना चाहिए, वो भी हमारी मांग है। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, 3000 से पद ज्यादा बढ़ाए जाए, 3000 नहीं और तो बहुत पद खाली हो गए, 3000 से ज्यादा पद बढ़ाए जाए। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की भी हम मांग कर रहे हैं। चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, ग्राम सेवक हो, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती हो, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी आनी चाहिए, क्योंकि स्कूलों की जो आप दशा देख रहे हो कैसी है, लेब की क्या दशा है, लेब धूल खा रहे हैं, तो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। चाहे एग्जाम अगले साल करवा दीजिए, जिससे वो लोग तैयारी तो कर सकें ना, उसकी विज्ञप्ति जारी हो। कल इसकी बात मजबूती से रखी जाएगी। AN वाले तो बेचारे रो रहे हैं, 2018 वाले। मैं खुद रोली सिंह जी से मिलकर आया था, बोले RPC चाहिए तो निकाल सकते हैं, लेकिन मजबूरी क्या है, कोरोना मजबूरी बनी हुई है, नहीं तो इच्छा तो मेरी भी ताला लगाने की एक बार वहाँ RPSC के। क्यों नहीं निकाले इनका रिजल्ट? NTT का उलझा पड़ा है। देखो NTT वाले मामले में तो एक चीज कहना चाहूंगा मैं, NTT वाले इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसमें फर्जीवाड़े को रोका जा रहा है। हर फर्जी व्यक्ति की तस्दीक की जा रही है, उनको बाहर किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा इसमें फर्जी बाहर होंगे। कई लोग इसमें, मुझे पता है, जो अभी जो ऑडियो कॉल आया था ना, उनसे जुड़े हुए काफी लोगों की फर्जी डिग्रियां हैं, उनकी जांच हो रही, वो बाहर होंगे। लेकिन हम इसमें यह भी मांग करेंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों LDC 587 की मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे थे, लेकिन जो पूर्व राष्ट्रपति जो प्रणब मुखर्जी की जो उनके देहांत हुआ, उसके बाद जो राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई, तो मुख्यमंत्री जी खुद ने यहाँ राजकीय जो अवकाश किया, तो वो खुद मीटिंग नहीं ले सकते थे, उसको टाल दिया गया। 587 के लिए पूरी कोशिश की थी, मैंने जितना सहयोग हुआ मैंने किया, जितना मुझे डेटा देना, जितनी बात रखनी थी मैंने रखी है, और जब भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द इसकी मीटिंग वापस रखवाई जाए और 587 अभ्यर्थियों को राहत मिले। 2018 LDC की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है बोर्ड या आयोग बने। मैं आयोग और बोर्ड की मांग इसलिए कर रहा हूं सरकार से कि वो बोर्ड आयोग कहे कि भैया किसी को भी, पड़ोसी को पता है कि मेरा पड़ोसी फर्जी डिग्री से लग गया, फर्जी खेल प्रमाण पत्र से लग गया, फर्जी और भी मार्कशीट, चाहे BA की हो, चाहे संबंधित, चाहे PTI की हो, कि लग गया, वो आके शिकायत कर सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। फर्जीवाड़े को लेकर, जो भर्तियों की लापरवाही को लेकर, सारी चीजों के लिए हमारा आयोग होना चाहिए, हमारा बोर्ड होना चाहिए, जिससे बेरोजगार को समय पे रोजगार मिलना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी मांग है। आप सबको मिलकर ये मांग भी मजबूती से रखनी है, जिससे हम लोग हमारा दुखड़ा रो सके। हम कहाँ जाएं, कहाँ रोए अपनी बात कि साहब फर्जीवाड़ा हो रहा है, पड़ोसी लग गया। मेरे पास कई फोन आते हैं कि भाई साहब वो मेरा पड़ोसी फर्जी डिग्री लेके लग गया। भाई साहब मैं इसलिए नहीं कहूँगा, मेरा दुश्मन बन जाएगा, मैं नहीं बोल सकता। भाई मेरा रिश्तेदार, मैं नहीं बता, मेरे पास ऑफिस में आया कि भाई मेरा रिश्तेदार, मैं नहीं बता सकता, लेकिन पैसों में लग गया फर्जीवाड़ा। कम से कम वो व्यक्ति आयोग में चुपचाप जाके कह सकता है ना, हाँ मेरा नाम मत बता, नहीं ये फर्जी आदमी पकड़, खिलाफ कार्रवाई तो हो सकती है। लेकिन इसके लिए आयोग तो हो, हमारी बात कहाँ रखें, हमारा दुखड़ा कहाँ रोएं, कम से कम हमारे लिए आयोग या बोर्ड तो होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताइए दोस्तों, होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। इसलिए हमें आवाज उठानी होगी। इसके अलावा दोस्तों नर्सिंग भर्ती 2013, मैं एक चीज और बता दूं स्पष्ट, कई जो नर्सिंग भर्ती 2013 NMGNM है, पंचायत राज LDC भर्ती 2013 जो 10,029 पदों पे है। रीट लेवल रीट 2018 लेवल फर्स्ट और सेकंड की एक और सूची का मामला है, 2016-17 का मामला है। आयुर्वेद नर्सिंग वाला जो मामला है वो 587 वाला, ये मामले दोस्तों इस पर केवल माननीय मुख्यमंत्री जी को ही निर्णय लेना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मुझे समय मिला था, कैंसिल हो गया। मैं जब भी मुलाकात होगी तो आपकी बात पूरी मजबूती से रखूंगा, क्योंकि
जो इससे संबंधित और भी एमएलए मिलकर आए थे, उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। हम नहीं चाहते, एक बार माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होने के बाद यदि पॉजिटिव मिलता है तो हमारे लिए अच्छी बात है, नेगेटिव मिलता है उसके बाद हम सब मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन एक बार मैं मिलने का इंतजार कर रहा हूँ, मेरी मुलाकात भी होगी और इसके सुखद परिणाम आएंगे। लेकिन थोड़ा सा संयम रखो, मैं भी संयम रखा हूँ। मैं कभी इतना संयम नहीं रखता, कुछ ना कुछ तो कर ही देता हूँ, लेकिन सोचिए मैं भी संयम अपने आप पे कर पा रहा हूँ। नो डाउट 3 मार्च को 15 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, उनका रवैया बहुत अच्छा था। देखो कोरोना में 12,000 एलटीसी को ज्वाइनिंग मिली है, 9,000 सेकंड गेट की ज्वाइनिंग चल ही रही है, 2013 आरपीएससी के लोगों को ज्वाइनिंग मिली है, कृषि प्रयोगशाला सहायक को ज्वाइनिंग मिली है, महिला सुपरवाइजर को ज्वाइनिंग मिली है, एएसओ भर्ती को ज्वाइनिंग मिली है। तो कुल मिलाकर अन्य राज्यों में रोका है, यहाँ तो ज्वाइनिंग दी गई है। इसके लिए धन्यवाद तो के वो पात्र हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता। जो काम किया वो धन्यवाद देना भी चाहिए, सच है वो मैं बताऊँगा। चाहे कुछ लोग कमेंट कर देना कि ये कांग्रेसी है, ये तो सरकार का चमचा, कर देना कमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं जेल जाऊंगा ना, जब मैं अनशन कर रहा था, जब मैं जेल जा रहा था कांग्रेस, अभी 25 नवंबर को 12 नवंबर को जो मेरा अनशन, तब आप लोगों ने नहीं कहा, तब तो कहा जिंदाबाद। लेकिन कई बार जो सच बता देता हूँ ये भर्ती के लिए उन्होंने, क्योंकि मैं जाता हूँ ना बोर्ड सीएमओ, मैं निवेदन करता हूँ साहब ये कल सुनवाइए साहब, एडवोकेट जनरल को उतार दो। मेरी बात मानते हैं, एडवोकेट जनरल को उतारते हैं, वो भर्ती बाहर निकलती है, तो फिर मैं मुर्दाबाद बोल दूँ क्या? कुछ चीज़ों के लिए धन्यवाद भी बोलना पड़ता है जो सरकार के द्वारा किए गए। और धन्यवाद बोलते तो आप लोग नीचे को और कमेंट करते थे, नहीं समझ पाओगे आप। हर प्लानिंग, हर रणनीति से काम होता है, सही समय पे आने पे आपको सब समस्या, सब बातों का पता लग जाएगा। क्योंकि आप लोगों को इसलिए दिक्कत नहीं होती है कि जब भी कोई समस्या आती तो उपेन्द्र यादव खड़ा हो जाता लट लेके, नहीं ये गलत है, नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप तो सोशल मीडिया के वीर हो, धरातल के वीर हो नहीं, जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जागो अपने हकों के लिए। कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आई नहीं, लगातार मांग करे, इसमें गुड एकेडमिक नियम हटे। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 100% हंसेगा, इंतजार इसी का भी है। पीटीआई भर्ती 2020 पे आई और आरएस भर्ती 2020 पे आई। आरएस भर्ती हर साल आने वाली थी, 2020 का तब पता ही नहीं है। 1000 प्लस पदों पे आएगी, लेकिन इसकी विज्ञप्ति आरएस भर्ती की जल्द से जल्द जारी हो, ये भी हम मांग कर रहे हैं। जेएन भर्ती जो पंचायत राज में 2180 पद खाली है, जेएन के पंचायत राज में, यानी कि 95% ज्यादा पद खाली है, उसमें विज्ञप्ति तो जारी होनी चाहिए यार। 2013 के बाद कोई भी वैकेंसी लोग इंतजार कर रहे हैं, इंजीनियर भाई कहाँ जाएंगे? वो लगातार उनके ट्विटर पे मैं कमेंट देखता रहता हूँ, तो उनकी तो कम से कम भर्ती तो निकालनी चाहिए। आईटीआई की गैस फैकल्टी वालों को भी सैलरी नहीं मिली, उनके मैसेज आ रहे हैं, उनको भी कम से सैलरी दो, अपना कम से कम घर तो चलाएं वो। हाँ एक चीज और देख रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद जैसे मेरा लाइव समाप्त होगा ना, यूट्यूब चैनल वाला कहेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज, उपेन्द्र यादव ने बड़ी घोषणा की, ये की। अरे भाई तुम लोग तो गाली खाते हो, मुझे और गाली मिलती है, क्यों फर्जी हेडिंग डालते हो? आप साफ कहो ना, आज को तो मुद्दों को लेकर उपेन्द्र यादव ने अपनी बात रखी, क्यों बड़ी घोषणा का नाम देती हो? क्यों कहते हो खुशखबरी? आप खुशखबरी देते हैं, बेचारे लोग देखते क्या खुशखबरी है, भर्ती का नाम वो डाल दे। आप अपने लाइक्स के लिए, अपनी जो पैसे कमाने के लिए झूठ क्यों बोलते, क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो? इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सीधा मेरे फेसबुक पेज पे, मेरे यूट्यूब चैनल जो उपेन्द्र यादव बेरोजगार, वहां से जुड़िए ना। आपको कहीं झूठी देखने की जो फैक्ट होगी, मेरे ट्विटर अकाउंट में जो 1,31,000 से ज्यादा है उपेन्द्र यादव ऑफिशियल, वहां जुड़िए। वहां ट्वीट में करता हूँ, रोज ट्वीट करता हूँ सबसे पहले। फेसबुक आईडी भी जुड़िए उपेन्द्र यादव के नाम से, तो आप सीधा मुझसे जुड़िए ना। ये लोग खुद तो बदनाम होते, मुझे और बदनाम करते, पता नहीं क्या क्या बोलते, मुझे कहते हैं कि उसने 2 साल पहले का वीडियो डाल देते, देखिए बड़ी घोषणा। अरे कौन सी घोषणा है यार, क्यों मुझे गाली दिलवा रहे हो? खुद तो गाली खाते हैं, वो तो खुद तो श्रम बेच खाए, क्यों ऐसी स्थिति करो? इसलिए आप लोग उनसे बचकर है। आपसे निवेदन है, वीडियो डालिए, मैं कॉपीराइट आपके नहीं लगाता, लेकिन कम से कम वीडियो डालिए, तो उसमें गलत संदेश ना भेजे कि ये हो गया बिग ब्रेकिंग, कुछ ये ना लिखे। आपसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ। प्रयोगशाला सहायक भर्ती चिकित्सा विभाग की, डॉक्टर्स की भर्ती 2000 रद्द कर दी गई, 2013 एनएम और जीनम लटकी पड़ी। ये चिकित्सा विभाग में क्या हो रहा है रघु शर्मा जी, क्या हो रहा है? चलो इसका जवाब तो समय आने पे मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मुलाकात करेंगे, फिर बाद में इस पे फैसला लिया जाएगा। 1534 प्रयोगशाला सही का महिला आंगनबाड़ी जो 2018 है कार्यकर्ता, आपकी भर्ती बच चुकी है, जल्दी आपका फैसला आएगा। आपको एक दिन पहले पता लग जाएगा जब कोच लिस्ट आएगी कि कल आपका फैसला ओपन हो रहा है, सकारात्मक आपके पक्ष में होगा, और कोशिश रहेगी फैसला आते जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग दिलाने की। क्योंकि आपके मैंने आंखों के आंसू देखे थे, उसके बाद आपको खुद मैं सीएमओ लेके गया, निवेदन किया, एडवोकेट जनरल साहब को उतरवाया, और आपकी भर्ती सुरक्षित है। जल्द ही भर्ती कोर्ट से बाहर आएगी, अब सुनवाई नहीं होगी, केवल फैसला सुरक्षित है, ओपन होना है, और उसके बाद आपकी प्रक्रिया शुरू होगी। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2018 के मामले में मिलकर आए थे, जो तमाम समस्याओं का हल हो चुका है। जो समस्या आ रही थी प्रोविजन को लेकर, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर, और इस सितंबर में आपके ज्वाइनिंग आदेश हो जाएंगे। और
ये हमें आश्वासन मिला था। और 1-2 दिन बाद 7 तारीख को एक बार हम फिर अधिकारियों से मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या को हल हो और आप लोगों को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिले। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2013 सेकंड ग्रेड 583 का मामला अटका पड़ा है, अभी सुनवाई है। इस संबंध में एडवोकेट से बात करूंगा कि इस बार निस्तारण हो जाए। सूचना चाहिए 2013 जूनियर अकाउंटेंट 2013 वाले भी लगातार कॉल और मैसेज करते। मैंने आपका ज्ञापन सीएम दिया था, लेकिन मुझे रेस्पॉन्स नेगेटिव मिला था, मना कर दिया गया था, नहीं आएगी। मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं कह सकता भाई कोशिश करूंगा सॉफ्टवेयर निकलवा दूंगा, नहीं, जो मुझे रेस्पॉन्स मिला मैं आपको बता, फिर भी एक बार आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा। अब थोड़ी देर के लिए दोस्तों अधिकतर बात मैंने रखी है, लेकिन मैं एक बार कमेंट भी देख लेता हूँ कि कई लोग बात भी रख रहे होंगे, कुछ कहना भी चाह रहे हैं, तो मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा देर तो मैं लाइव नहीं रहूँगा, आधा घंटा हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के कमेंट मैं देख लेता हूँ, जो हो सके मैं कुछ भूल गया हूँ उनका जवाब दे पाऊँ। लेकिन इस लाइव के माध्यम से मुझे पता है कि ज़रूर आप लोग एकजुट हो पाओगे। जो मेरा सपना है, सिस्टम में सुधार हो, बेरोजगार को समय पर रोजगार मिले, बाहर राज्य को कोटा समाप्त हो, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, बेरोजगार बोर्ड या आयोग बने, और कैलेंडर जारी हो, कब भर्ती की विज्ञप्ति कब जारी होगी, एग्जाम कब होगी, परिणाम कब आएगा, ये जारी हो, ये मेरा सपना साकार हो तो बहुत मजा आ जाए। हालांकि मुझे पता है, एक चीज़ और कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, अब जो स्थिति हो चुकी है उपेंद्र यादव को कभी भी सल्टाया जा सकता है, यानी कि टपकाया जा सकता है, क्योंकि गिरोह को नींद नहीं आ रही है। जो गिर है, नकलची है, जो पेपर लीक प्रकरण में शामिल है, जो लोग फर्जी डिग्रियों में शामिल है, उनका लक्ष्य है कि उपेंद्र यादव को कैसे सल्टाया जाए। लेकिन मैं कभी डरता नहीं हूँ, कोई बात नहीं, बहुत जिंदगी जी ली, 2.5 लाख लोगों की दुआएं मेरे साथ है, लेकिन फिर भी मैं कभी डरूंगा नहीं, किसी के बाप से नहीं डरूंगा। कल टपकाने वाले आज टपकाओ, सच के लिए जीता हूँ और सच के लिए लड़ाई लड़ूंगा, डरता किसी के बाप से नहीं है, सिरना ठोक के कहता हूँ, सच के लिए लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, मैं कुछ कमेंट देख लेता हूँ, हालांकि क्योंकि ये चीज़ मैं कह रहा हूँ, मेरे जो पहले जेल से भी धमकी आई थी, वैसे भी धमकी आई थी, मैंने थानों में रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कोई दिक्कत, कार्रवाई नहीं हुई, मत करिए, मेरा फर्ज था आपको रिपोर्ट देना, उनके नंबर देना कार्रवाई के लिए, लेकिन नहीं हुई, फिर भी कोई बात नहीं। मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ यार, मोबाइल खोला है, फिर भी कोशिश करूंगा कि कई लोग भूल जाते हैं तो कई लोग कुछ कहेंगे, देंगे भाई साहब। मैं कह रहा हूँ, मेरे जो पहले जेल से भी धमकी आई, एलडी से पंचायत राज की भैया, हाँ बिल्कुल। अरे यार कमेंट बहुत पास चल रहे हैं। कंप्यूटर टीचर भर्ती, मुझे याद है भाई, आपके साथ ही मेरे साथ है, एक प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ शामिल होगा कल, कंप्यूटर वाले याद है, उसके मैसेज याद है। रीट 2018 याद है भाई, थोड़ा संयम रखो, बड़ा फैसला लूंगा, थोड़ा सा इंतजार करो। रीट 18 मुझे याद है, वो गम भी याद है, वो अनशन भी याद है, वो दुत्कार भी याद है, वो बेइज्जती भी याद है, सब याद है मुझे, इंतजार करो। कमेंट यार तो बहुत पास चल रहे हैं यार। कंप्यूटर वाला सुन लिया, और किसी का कमेंट और देख लूं, 18 भी देख लिया, रीट 18 वाला भी देख लिया, 2 ही कमेंट आ रहे हैं। रीट 2020 की भी बात कल मजबूती से रखा है, आज आपकी मैंने बात रखी है और इसके परिणाम भी आएंगे, देखना। भाई कमेंट कंप्यूटर और रीट के 2 ही वो आ रहे हैं। एलडीसी पंचायत राज 10,029 मुझे याद है दोस्त। तैयार रहना सब लोग, जिन जिन भर्तियों का नाम लिया था ना, बड़ा कुछ करेंगे। एक बार माननीय मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं, मुझे आशा है मुख्यमंत्री जी से आप लोगों को न्याय मिले। एक ही कमेंट आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपसे अब अलविदा लेने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई देश और अपने देश की भी है, यानी केंद्र सरकार की भर्तियों की भी है, प्रदेश की भी है। लेकिन मैं प्रदेश को इसलिए महत्व दे रहा हूँ कि लगातार हमने 9 साल तक प्रदेश के युवा बेरोजगारों के लिए संघर्ष किया, लेकिन हम सबको मिलकर लड़ना होगा। मैं कह रहा हूँ, आपका जहाँ पसीना होगा मेरा खून होगा। सच के लिए मैं मेरी जान भी दे दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। चाहता तो मैं भ्रष्टाचारियों से मिल सकता था, रिश्वत लेके घर बैठ सकता था, लेकिन मैंने दुश्मनी ली है, मुझे पता है खतरा भी, लेकिन मैं लड़ूंगा अंतिम सांस तक, मैं लड़ूंगा अंतिम सांस तक। मैं माँ बाप परिवार सबसे दूर रहकर घर जाता हूँ, आधे घंटे रुकता हूँ, भग आता हूँ कि हाँ मुझे वहाँ जाना, वहाँ बात रखनी है। कोशिश करता हूँ कि हर प्रत्येक बेरोजगार को न्याय मिले, उनके माता पिता के सपने साकार हों, जो रोज देखते हैं, रोज भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं कि मेरा बेटा और बेटी को नौकरी मिल जाए। लेकिन खैर समझ में आप लोगों की आएगी, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए फिर आपके समझ में आए।
समय रहते आप चेत गए, समय रहते आप जाग गए, इस लड़ाई में शामिल हो गए, तो जीत हमारी होगी। बाहरी राज्यों का कोटा भी समाप्त होगा। भ्रष्टाचार करने वाले और पेपर लीक करने वाले और फर्जी डिग्री, फर्जी प्रमाण पत्र, दिव्यांग, खेल जो प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाले खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उनको रोकना होगा, अपना सपना साकार करना होगा, समय पे रोजगार पाना होगा। हम सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे भी आप जुड़े, क्योंकि हम ट्विटर वार भी करते हैं। मेरे खुद से ट्विटर पे जो 1,31,000 है मेरा ऑफिशियल ट्विटर, आप वहाँ भी जुड़े, फेसबुक जुड़े, यूट्यूब पे भी जुड़े। वहाँ के साथ साथ जब हम कोई भी प्रोग्राम करें तो आप लोगों को पहुँचना चाहिए। ये लड़ाई मेरी नहीं, हम सबकी लड़ाई है। साथ साथ आपकी लड़ाई के साथ साथ अपने माता पिता के उन सपनों की लड़ाई है जो रोज़ देखते हैं कि मेरा बेटा और बेटी का भविष्य कब उज्जवल होगा। तो इसलिए हम सबको मिलकर किसी की बातों में नहीं आना है। हम लोग युवा बहुत बड़ी ताकत होती है। युवा का उल्टा होता है वायु, और जब वायु चलती है ना तो अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उड़ जाते हैं, पता नहीं चलता। और जब हम युवा उठेंगे और चलेंगे ना तो पता क्या होगा, बड़े बड़े लोगों का पता नहीं चलेगा कहाँ उड़ जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें एक होना होगा और मजबूती से लड़ाई लड़नी होगी। उस पल का मुझे इंतजार है, मुझे उस पल का इंतजार रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सब लोग एक हो जाए और लड़ाई लड़ेंगे। फिर मिलते हैं एक नए लाइव के साथ, नई सूचनाओं के साथ। कोशिश यह है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात के बाद ही मैं लाइव आऊँ, लेकिन फिर भी कोई विशेष होगा तो आपके बीच में रहूँगा। कल शिक्षा मंत्री जी से विभिन्न 4-5 मुद्दों को लेकर वार्ता होगी। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की जाए। मुलाकात के बाद फिर आगे की हम रणनीति बनाएंगे। ये जरूर है, कोरोना समाप्त होने के बाद प्रदेश में, जयपुर की राजधानी में बेरोजगार महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग होंगे और फैसला करेंगे। क्योंकि वहाँ हजारों की संख्या में इकट्ठा होने के बाद हम नहीं जाएंगे घर पे जब तक हमारे बीच में सरकार खुद ना आ जाए और हमें जो हमारी मांगों को पूरा कर दे, चाहे लट पड़े चाहे जेल हो। लेकिन वो समय बहुत दिन बाद आएगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है। कोरोना समाप्त होने के बाद, सामान्य स्थिति के बाद ही हम सड़कों पे आ सकते हैं। उससे पहले हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जो कहेंगे वैसे करेंगे, क्योंकि हमारे बेरोजगारों की भविष्य का सवाल है। मिलते हैं दोस्तों, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।